तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है आपका डाइस यानी कि पासा। देखो, अगर हम डाइस की बात करें तो सभी बच्चे जानते होंगे कि डाइस जो होती है वो आपकी एक 3D फिगर होती है। 3D फिगर होती है। अभी डाइस के बाद में एक चैप्टर आपका आएगा घन एवं घनाभ। एक चैप्टर आएगा आपका घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। अगर घन एवं घनाभ की बात करेंगे, घन का मतलब ये भी दोनों कैसी आकृतियां हैं आपकी 3D पिक्चर हैं। अच्छा, 3D और 2D का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ग है, आयत है, ठीक है, या फिर आपका वृत्त है, तो ये सभी कैसी आकृतियां हैं आपकी 2D हैं। 2D का मतलब यहाँ पर D का मतलब है डायमेंशन यानी कि विमाएं। तो जहां 2D होता है उसमें आपको लंबाई देखने को मिलती है, लेंथ और आपकी चौड़ाई जो है वो आपको देखने को मिलती है। कहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं। लेकिन जैसे आप 3D पिक्चर पर पहुंचते हो तो उसमें आपको लंबाई भी मिलती है, साथ में चौड़ाई भी मिलती है, और उसके अंदर जो है वो आपकी एक विमा और होती है, कौन सी? ऊंचाई। तो 2D पिक्चर में यानी कि केवल दो विमाएं होती हैं आपकी, और 3D पिक्चर में तीनों होती हैं। अगर डाइस की बात करेंगे तो डाइस कोई पिक्चर नहीं है। डाइस जो है वो एक प्रकार का क्या है? क्यूब है यानी कि घन है। ठीक है, डाइस जो होता है वो घन ही होता है। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि मेरे भैया ए का घन बताओ, तो तुम क्या कहोगे? सर ए का घन क्या होगा? ए की पावर 3। इसका मतलब है कि सर ए की मैंने क्या कर दी? 3 बार गुणा कर दी। इसका मतलब सर एक हो गई लंबाई, और दूसरी होगी चौड़ाई, और तीसरी क्या होगी सर? ऊंचाई। यानी कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों चीजें बराबर हो तो वो आकृति क्या होगी? आपकी घन के रूप में काम करेगी। यानी कि जिसकी तीनों चीजें बराबर होंगी वो किसके रूप में काम करेगी? घन के रूप में। लेकिन ऐसी आकृतियां जिसकी लंबाई, चौड़ाई और आपकी ऊंचाई तीनों चीजें अगर अलग अलग हो जाती हैं तो ये जो आकृति है वो आपकी काहे का काम करेगी? घनाभ का काम करेगी। जैसे कि घनाभ का एक छोटा सा बॉक्स रखा भी है, वो मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे ये एक आकृति जो बनी हुई है ना तुम्हारे सामने, इसको अगर देखोगे, अगर ये वाली देखो, ये इसकी लेंथ मान लो, और ये इसकी चौड़ाई मान लो, और ये इसकी ऊंचाई मान लो। आप देखो लेंथ अलग है, और आपकी जो चौड़ाई है वो भी अलग है, और इसके बाद जो ऊंचाई हाइट है वो भी आपकी क्या है? अलग है। अगर यही तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो वही आकृति क्या बन जाएगी? घन। ठीक है, तो अगर हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस भी आपका एक प्रकार का जो है वो क्या होता है? घन ही होता है। डाइस भी आपका एक प्रकार का क्या है? घन है। लेकिन बस अंतर यह है कि दोनों में सवाल पूछने का तरीका अलग होता है। डाइस में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि आपके सामने एक घन होता है, उस घन पर आप जानते हैं कि डाइस पढ़ेंगे या घन पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है कि इस पर जो टोटल सरफेस होती है ना वो कितनी होती है? 6। चाहे वो आपका घनाभ हो, चाहे वो आपका घन हो, सभी में जो सरफेस की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। यानी सतह जो होती है वो कितनी होती है? 6। उनमें से जो 3 सतह होती है वो छिपी हुई होती है, और 3 सतह जो होती है वो आपको सामने से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो 6 सतह होती है, उन 6 सतह पर अगर हम कोई भी नंबर या कोई भी लेटर या बिंदु अंकित कर देते हैं, और फिर जब उसी, जैसे आपने देखा होगा लूडो खेलते हो तो उसमें जो पासा होता है उसी को हम पासा कहते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड पासा होता है। यहां पर आपको जनरल डाइस भी मिलेगा यानी कि सामान्य पासा भी मिलेगा। तो अगर मैंने किसी भी घन पर आपके नंबर या बिंदु या फिर आपके अंक अंकित कर दिए, अब उसको जब जमीन पर फेंका जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि किस अंक या किस लेटर के कौन सा अंक या लेटर विपरीत होगा, या फिर उसी पासे को फेंकने पर जो स्थिति मिली है उसकी अगली स्थिति क्या प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे कहां पूछे जाते हैं? डाइस के अंदर। वो भी जो जिससे तुम खेल रहे हो ना वो भी क्या है? घन है। लेकिन जब तुम चैप्टर पढ़ते हो घन, तो घन में क्या पढ़ते हो? वही आकृति है, लेकिन अब उसको जो है वो कहीं फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा। एक बड़ा घन होगा और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा। जब उसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो अलग अलग प्रकार के घन मिलते हैं, उनकी संख्या जो पूछी जाती है उस चैप्टर को हम नाम देते हैं घन। तो दोनों आकृतियां एक ही है, चाहे डाइस क्या है? एक प्रकार का घन ही है, लेकिन दोनों में जो है वो आपका घनाभ अलग है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग होती हैं। लेकिन इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगी, और इसमें भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर मिलेगी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट होगा वो आपका दोनों में क्या है? अलग। अब हम बात करते हैं कि डाइस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, मैंने बताया ना, कल भी मैंने आपको बताया
कि सबसे पहला काम तो यही है कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि तभी तो जब तुम कहोगे कि मेरा डाइस पड़ा हुआ है या मेरा पासा पड़ा हुआ है, तो ये बात तभी तो कह पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि हर टाइप का प्रश्न हमने पढ़ रखा है, कोई मेरा प्रश्न छूटा नहीं है। देखो यहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में आपको वन फिगर क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि वन फिगर क्वेश्चन, इसका मतलब है फिगर का कह सकते हैं या फिर पोजीशन कह सकते हैं, यानी कि स्थिति कह सकते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको केवल और केवल पासे की एक स्थिति दे रखी होगी और उसी में आपसे किसी भी अंक के विपरीत कोई अंक पूछेगा या फिर आपसे जो है वो पासे की दूसरी स्थिति पूछेगा। ये दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, यानी कि आपके सामने पासे की एक स्थिति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि पासे की दूसरी स्थिति क्या संभव हो सकती है। शायद ऐसा प्रश्न किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम आपको कराएंगे। आज ना हो पाए तो कल कराएंगे, कोशिश करेंगे आज हो जाए। दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा जो है वो आपको यहां पर पूछा जाएगा कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम चलते हैं केस 2 पर, तो यहां क्या होता है, यहां आपको मिलेंगे 2 फिगर, यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेंगे, 2 फिगर। एक ही डाइस के दो पोजीशंस दे रखी होंगी। ऐसा नहीं है कि ये वाला डाइस और ये वाला डाइस दोनों अलग अलग होंगे, दोनों डाइस अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही डाइस होता है, उसको जब पहली बार फेंका जाता है तो ऐसी स्थिति मिलती है और दूसरी बार फेंका जाता है तो ऐसी स्थिति, यानी कि दोनों डाइस में जो है वो आपकी अलग अलग स्थिति, मतलब एक ही डाइस को फेंकने पर अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जब 2 डाइस का प्रश्न पढ़ते हो तो वहां पर भी 3 स्थितियां बन जाती हैं, वहां पर भी 3 स्थितियां बन जाती हैं। सर कौन कौन सी 3 स्थितियां बनती हैं? सर सबसे पहली स्थिति बनती है कि जब कोई भी डाइस अगर आपको दी, मतलब किसी भी डाइस की अगर 2 स्थितियां दी जाएं, तो सर जैसे कि 2 स्थितियां देखो 1 2 5 हो गया, और इसके बाद में सर दूसरी डाइस की जो स्थिति है वो आपकी सर यहां पर हो गई 1 3 और 4। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम यहां पर यह प्राप्त करोगे कि इस डाइस में दोनों स्थितियों में अगर देखा जाए तो केवल और केवल एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा? यानी केवल एक सरफेस कॉमन होती है। तो जब 2 डाइस का प्रश्न होता है तो उसमें भी जो पहली स्थिति बनती है वो ये होती है कि उसमें केवल एक सरफेस कॉमन होती है। फिर दूसरी स्थिति यह बनती है कि सर उसमें कितनी सरफेस कॉमन होती है? सर 2 सरफेस कॉमन। यानी कि पहली स्थिति जिसमें एक सरफेस कॉमन होगी उसके सवाल कैसे लगाते हैं, फिर दूसरी स्थिति जिसमें 2 सरफेस कॉमन होती है उसके सवाल कैसे लगाते हैं, और सर एक तीसरी स्थिति बनती है जिसमें कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर तीनों सरफेस कॉमन होती हैं। मेरे भाई अगर तीनों कॉमन हो जाएंगी तो उसका मतलब वो तो डाइस की सेम ही एक ही पोजीशन होगी ना। सर मतलब होता है कि जब कोई भी आपकी पोजीशन, कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, यानी 2 पोजीशन दे रखी होंगी, जब एक सरफेस कॉमन होगी, जब 2 सरफेस कॉमन होंगी, और जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। तो ये सवाल कैसे लगाते? फिर इसके बाद तीसरे टाइप का सवाल, यानी कि मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस, यानी कि मोर देन 2 फिगर। आपको 2 से अधिक फिगर दिए जाएंगे, 2 से अधिक फिगर दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि, मतलब अब देखो सवाल हर जगह आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से प्रकार के? ये फिगर की जो कितने फिगर दिए जाते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सवालों में आपसे विपरीत भी पूछा जा सकता है, सवालों में पासे की अगली स्थिति भी पूछी जा सकती है, और सवालों में आपसे पासे को भरवा भी सकता है, यानी खाली पासा दे देगा और तुम्हें बताना होगा कि इस पासे में कौन कौन सा नंबर आ सकता है। ये 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं ओपन डाइस को छोड़ने के बाद में। तो मोर देन 2 डाइस में आपको 2 फिगर भी मिलते हैं, 3 फिगर भी मिलते हैं, सॉरी मोर देन 2 डाइस में 3 फिगर मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं। बट सवालों को करते कैसे हैं ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं कि सवाल किस किस टाइप के चैप्टर के अंदर होते हैं। तो पहले 1 फिगर का क्वेश्चन होता है, फिर 2 फिगर का क्वेश्चन होता है जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद में मोर देन 2 फिगर यानी कि 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हूं। और इसके बाद में जो चौथा टाइप बनता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ओपन डाइस को, जिसमें किसको पढ़ते हैं? ओपन डाइस को। ओपन डाइस के बाद में जो 5वां प्रश्न आता है, 5वें टाइप का प्रश्न आता है, वो आता है भाषा पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सामने भाषा दे दी गई कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं और इन चारों पासों की ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है। तो क्योंकि ऊपरी सतह पर क्रमशः 1 3 4 और 5 दिखाया जाता है, तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों की संख्याओं का योग कितना होगा? ये होते हैं भाषा पर आधारित प्रश्न, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो टोटल और टोटल अगर हम बात करेंगे, इस चैप्टर में 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, यानी कि जिसमें आपका 1 डाइस का प्रश्न होगा, 2 डाइस का प्रश्न होगा, मोर देन 2 डाइस का प्रश्न होगा, ओपन डाइस का प्रश्न होगा, और सबसे लास्ट में जाएंगे भाषा पर आधारित प्रश्न। मैं तो कहता हूं ना कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ो तो ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तभी आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज केवल और केवल सवाल लगा के, हाँ तुम्हें ये पता है कि जो सवाल, मान लो कोई टाइप आपके सामने पढ़ा ही नहीं, आपने उसके सवाल निकाल ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा ये पूरा है या नहीं है। ठीक है, तो इतने 5 टाइप के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, सवालों को करने से पहले हम डाइस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो डाइस की परिभाषाएं हैं ना, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इन परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना उसके हिसाब से। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस को समझने से पहले आप जनरल डाइस को समझो, सामान्य पासे को समझो। सामान्य पासे की परिभाषा क्या होती है संदीप? सामान्य पासे की परिभाषा क्या होती है? किन्हीं सतहों का योग 7 हो, किन्हीं दो सामने वाली सतहों का योग ना, जो सामने दिख रही हैं। लेकिन मैं इस परिभाषा को भी मैंने ये लिख दी क्योंकि ये किताब में लिखी है, लेकिन इसके सबसे सटीक परिभाषा जो होती है वो मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी होती है। यहां लिखा है कि पासे की किन्हीं दो सामने वाली सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि देखो भैया, मैंने यहाँ पर 4 पासे बनाए, मैंने यहाँ पर 4 पासे बनाए, और वो 4 पासे आपके देखो, पहला हो गया भैया 1, 6 और 3। दूसरा पासा मैंने बनाया, दूसरा पासा मैंने आपका बनाया यहाँ पर, दूसरा पासा मैंने बनाया भैया 3, 4 और आपका 5। इसके बाद तीसरा पासा आपका हो गया, तीसरा पासा मान लो आपका हो गया भैया 2, 5 और 1। चौथा पासा अगर हम मान लेते हैं, चौथा पासा आप देख लो, यहां पर आपके सामने अगर आ जाए 1, 6 और 4। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसा पासा नहीं है जो सामान्य पासा ना हो। सारे के सारे पासे कैसे हैं? सामान्य पासे हैं। सारे के सारे पासा कैसे हैं? सामान्य पासा है। ठीक है, लेकिन अब ये तो आपको देखने से पता लग रहा है कि ये सारे पासे कैसे हैं? सामान्य पासे हैं। मैंने तुम्हारे सामने एक पासा और बनाया, मैंने तुम्हारे सामने एक पासा और बनाया, और मैंने वो पासा बनाया 1, 2 और 3। क्या इस पासे में सामने वाली किसी भी सतह का योग 7 है? नहीं। तो ये पासा मानक पासा होगा? तो ये पासा मानक पासा होगा ना? ये बात आप कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कैसे कैसे नहीं है, ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। मैंने ये पासा बनाया, आपको मान लो कि सवाल में ये बन के आ गया इस तरीके से। ठीक, मैंने एक कंडीशन में क्या किया, मैंने एक कंडीशन में बेटा 1 के अपोजिट 6 रखा, मैंने 3 के अपोजिट 4 रखा, और 2 के अपोजिट मैंने 5 रखा। लेकिन जब मैंने दूसरी कंडीशन ली तो सर मैंने 1 के अपोजिट 5 रखा, सर 2 के अपोजिट मैंने 6 रखा, और 3 के अपोजिट सर मैंने 4 रखा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सामने से दिखने पर पासा तो एक ही है ना? सामने से दिखने पर क्या पासा बदला है? नहीं ना। लेकिन मुझे बताओ, इस कंडीशन में पासा कैसा है? मानक पासा। लेकिन इस कंडीशन में क्या पासा मानक पासा है? अब भी कहोगे सर मानक पासा है। क्यों? वो इसलिए तुम कहोगे क्योंकि तुमने पढ़ा है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि यहां सर 6 और 1 7 है, यहां 3 और 4 7 है, यहां 5 और 2 7 है। लेकिन सर यहां देखो 3 और 4 7 है, यहां 5 और 1 6 है, यहां सर 6 और 2 8 है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सामने वाले का योग 7 है तो वो पासा सामान्य पासा है, और सामने वाले का योग 7 नहीं है तो वो पासा मान्य। भाई एक बात बताओ कि अगर इसी पासे के पीछे क्या क्या नंबर अंकित हैं, तुम्हें इस बात का पता तो नहीं है ना? लेकिन मैंने अगर अंकित कर दिए तो भैया इस केस में तो ये पासा कौन सा बन रहा है? मानक पासा। लेकिन भैया इस केस में ये पासा कौन सा बन रहा है? सामान्य पासा। अब तुम कहोगे सर जी ये सामान्य पासा कैसे बन रहा है? ये सामान्य पासा कैसे बन रहा है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताना, ये पासा है ना, अगर मैं इस पासे की अगली स्थिति बना लूं, भैया अगर कोई पासा सामान्य पासा है तो उसकी कितनी भी स्थितियां बनाना ऐसा तो है नहीं कि सामने से दिखने पर सामान्य पासा है और अगर एक बार फेंक दोगे तो मानक पासा हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? अगर कोई पासा मानक पासा है तो उसे किधर से भी फेंको वो हमेशा मानक पासा रहेगा। अगर कोई पासा सामान्य पासा है तो उधर कहीं भी फेंको वो पासा कैसा रहेगा? हमेशा सामान्य पासा रहेगा। एक बात बताना, रोटेशन ऑफ डाइस में आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। आप इस डाइस को एक बार खाली रोटेट कर लो,
इस डाइस को एक बार खाली रोटेट कर लो। अगर इस डाइस को हम इधर से ऐसे रोटेट कर दें, ये डाइस है ना मेरे पास, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, जब मैं इसको इस डाइस को इस प्रकार से रोटेट करूंगा तो मेरे भाई मुझे ये बताना, ऊपर तो 1 रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम, नीचे आपका 5 है, ये भी चेंज नहीं होगा। इधर जो 3 है वो कहां पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है सर। जो 6 है वो यहां आ जाएगा, ठीक है सर। ये जो 4 है वो पीछे आ जाएगा, और ये जो 6 है वो कहां पहुंच जाएगा, सॉरी ये जो आपका 3 है वो कहां पहुंच जाएगा, सॉरी 2 जो है वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ना भैया। ये वाली पासे की स्थिति मैंने इसी वाले पासे तो बनाई है। अब अगर ये पासा मानक पासा है तो ये पासा ये मानक पासा हो गया, ये सामान्य पासा हो गया ना। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गुरुजी किसी भी पासे को फेंकने के तरीके के आधार पर हम बताते हैं कि सामान्य पासा या मानक पासा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पासा मानक पासा है तो उसको कैसे भी फेंको वो हमेशा मानक पासा रहेगा, नहीं रहेगा, इतना बता दो। अच्छा, जैसे तुम जिससे लूडो खेलते हो, वो पासा अगर किधर से भी फेंको लेकिन वो पासा हमेशा मानक पासा रहता है। तो भैया अगर ये मानक पासा है तो भैया हमने इसको एक बार केवल रोटेट किया तो ये सामान्य पासे में क्यों बदल गया, वो इसलिए बदल गया क्योंकि हमारी परिभाषा गलत है। अब मैं इस परिभाषा को जो लिखने जा रहा हूं ना, वो परिभाषा देखना, उस परिभाषा से आप ये भी कहोगे कि सर जी ये भी सामान्य पासा। देखो परिभाषा कहती है पासे की किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि भैया अगर यहां 1 है तो तुम्हें पता होगा ना पीछे वाली सतह तो 1 के निकटवर्ती सतह ही तो है, तो इस पासे में भी तो देखो निकटवर्ती सतह का योग 7 है या नहीं है, तो ये भी पासा कैसा है। यानी जो सही परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि किसी भी पासे की किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। लेकिन यहां मुझे बता दो कोई भी निकटवर्ती सतह इस पासे को कितना भी घुमा लो, लेकिन अगर कहीं इसका योग 7 ला के दिखा दो, किधर भी घुमा लो, कैसे भी रोटेट कर लो, कभी पास वाली 2 सतहों का योग 7 नहीं आ सकता हमेशा। अब देखो यहां क्या है, यहां केवल एक विपरीत सतह का योग 7 है, लेकिन मेरी परिभाषा देखो क्या लिखा है, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग। कभी एक पर मत जाना, जब तक प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 ना हो जाए। आप मानक पासा उठा के देखो, मानक पासा में 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, 5 के अपोजिट 7 होता है। मानक पासा तभी होगा जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पासे को सामने से देखने पर तुम ये कह सकते हो कि वो पासा मानक सामान्य पासा है, ठीक है। अगर सामने वाले का योग 7 है तो तुम कह दोगे वो पासा सामान्य पासा है, लेकिन अगर सामने वाले का योग 7 नहीं है तो इसके उल्टा ये मत बोलना कि वो मानक पासा है। वो मानक पासा तभी होगा या तो सवाल में बोला जाए कि ये पासा मानक पासा है, या हमको इस प्रकार से नंबर दिए जाएं कि कौन किसके विपरीत है, तभी हम बता सकते हैं कि वो पासा मानक पासा है या नहीं है। किसी भी पासे को सामने से देखने पर आप ये ज्ञात नहीं कर सकते हो कि वो पासा मानक पासा है या नहीं है। मैं इसके और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एक पासा बनाया, और पासा मैंने बनाया यहां पर 2, 3 और एक आपका बना दिया 5। तो भैया सॉरी 5 नहीं, 2, 3 और आप यहां पर ले लो। अब देखो जरा कहीं भी इसका योग 7 आ रहा है ना, आ रहा, तो तुम कहोगे ये मानक पासा है ना, तुम कहोगे क्या है, मानक पासा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां 3 के अपोजिट में क्या कर दूं 1, और अगर मैं यहां पर कर दूं 5, और अगर मैं नीचे कर दूं आपका कितना, तो अब बताओ क्या ये पासा मानक पासा है। आपकी जो परिभाषा लिखी है कि किन्हीं 2 सामने वाली सतहों के अनुसार तो ये मानक पासा है, लेकिन ये मतलब क्या है, सामान्य पासा नहीं बल्कि मानक पासा है। लेकिन भैया मैंने जो परिभाषा लिखी उसमें मैंने कहा निकटवर्ती सतहों का योग, और आप जरा देख लो कि ये 6 है, इसके निकटवर्ती सतह कौन सी होगी, 1। आप जरा इस डाइस को एक बार रोटेट करना, यहां 6 यहां 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो इस सवाल यहां से जो निचोड़ निकलता है ना, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी पासे को सामने से देखना और उसमें सामने वाले का योग अगर 7 है तो फटाक से कह देना ये पासा सामान्य पासा है। और दूसरी बात, अगर सामने वाले का योग 7 ना हो
ठीक है, तो आप तब तक ये नहीं कह सकते हो जब तक आपको सवाल में ना बोला जाए कि ये पासा मानक पासा है या नहीं है। कई ऐसी कंडीशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि उसमें आपको मानक पासा मानना पड़ता है और मानक पासा मान करके सवाल का आंसर देना पड़ता है। और इस पर आधारित सवाल पिछली बार आपका दिल्ली पुलिस में आया भी था, मानक पासा मान करके आपको सवाल आंसर देना था। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ये जो परिभाषा है ना, इनको ध्यान रखना कि अगर प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो वो पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। और अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होगा तो वो पासा कैसा होगा। ये दोनों परिभाषाएं चलेंगी, ये वाली भी चलेगी और ये वाली भी चलेगी। लेकिन इस वाले से क्या है कि तुम सामने से देखकर मानक पासे को भी, सामान्य पासे को भी मानक पासा बना दो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से आपको चीजों को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो जरा बताओ, मानक पासे में और सामान्य पासे में। मैंने डिटेल में सारी चीजें बता दी कि ऐसा ऐसा होता क्यों, केवल पढ़ने से चीजें नहीं है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने 2 सवाल रखता हूं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा पासा मानक पासा है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है, और दूसरा सवाल भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है। पहला सवाल देखो, मानक पासा पूछा गया ना, तो सर जी यहां पर देखो क्या मानक पासे का मतलब क्या है। भाई सामान्य पासा तुमने पढ़ा है कि पास वाली सतहों का योग कैसा होना चाहिए, 7 होना चाहिए, वो पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। जरा यहां पर देखो, यहां पर 7 योग है ना, तो ये पासा कैसा है, सामान्य पासा, आंसर नहीं होगा। यहां भी योग 7 है तो ये सामान्य पासा, यहां आंसर नहीं होगा। यहां भी योग 7 है, सामान्य पासा है, तो आंसर हमारे सामने बचा कौन सा। सर अगर इसके जस्ट उल्टा मैं नीचे आऊं, जस्ट उल्टा अगर मैं नीचे आऊं और मुझसे इसमें यह भी पूछा गया कौन सा पासा मानक पासा है, तो मुझे ये बताओ, मैंने पढ़ा है कि सर सामने वाले का योग 7 होता है तो वो कैसा पासा होता है, सामान्य पासा। तो यहां भी देखो सामने वाले का योग 7 है तो ये कैसा पासा है, पासा। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन बचा है सीएनडी और एक ऑप्शन बचा है हमारे सामने। अगर मेरे भाई इसमें भी एक 5वां ऑप्शन जुड़ जाए ना सीएनडी, तो याद रखना आंसर हमेशा क्या देंगे, सीएनडी, कैन नॉट डिटरमाइन। जब तक मैंने क्या कहा, सामने से देखकर किसी पासे को ये नहीं बोल सकते हो कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है। लेकिन यहां पर हमारे सामने मजबूरी है क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है, इसलिए हमारे सामने मजबूरी है कि मुझे यहां पर क्या टिक करना है, पहला वाला टिक करना है। लेकिन मेरे भाई जैसे ये वाला पासा है, अगर मान लो 6 के विपरीत 1 हो जाए और 4 के विपरीत 3 हो जाए और 5 के विपरीत 2 हो जाए, तब तो ये पासा मानक पासा बन। लेकिन अगर मान लो यहां पर ये था 6, 4 और 5, अगर 6 के विपरीत 3 हो जाए, 5 के विपरीत 2 हो जाए और 4 के विपरीत 1 हो जाए, तो मुझे बताओ क्या अब इस पास ऊपर से दिखने में जैसा ये लग रहा है वैसा ये लग रहा है ना, दोनों सेम लग रहा है ना। लेकिन अगर पीछे की स्थितियां अगर हमने बदल दी और सवाल में तुम्हें पीछे दे नहीं रखी है, तो क्या इस पासे को मानक पासा कह सकते हो। ये 50-50% चांसेस हैं कि मानक पासा हो भी सकता है और नहीं भी। तो यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और हमारे सामने अगर सीएनडी ऑप्शन है तो हम टिक किसको करेंगे सर, यानी कि कैन नॉट। तो अभी तक मैंने आपको बताया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विद सॉल्यूशन आपको ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर यहां पर पहली बात, डाइस में कितने टाइप के सवाल बनते हैं, और 2 प्रकार की डाइसें होती हैं, मानक पासा और आपका सामान्य पासा। दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों में सवाल कैसे पूछा जाता है, कौन सा हमें आंसर कब देना होता है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हम लोग अपने सवालों को कंटिन्यू करेंगे। साजिद भाई कोई दिक्कत है, बताओ कोई समस्या। हाँ बेटा, मैंने यही तो समझाया कि मैंने कहा ये 3 तो हो ही नहीं सकते हैं। और मान लो कि 1 के अपोजिट में 6 हो जाए, 3 के अपोजिट में 4 हो जाए और 2 के अपोजिट में 5 हो जाए, तो भैया इसका योग भी 7, इसका योग भी 7, इसका योग भी 7, प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो गया, तो ये पासा मानक है ना। हाँ जी। अब मानना पड़ने का मतलब, मानक पासा मैंने क्या कहा, जब तक
या तो सवाल में बोलेगा कि दिया गया पासा मानक पासा, आपने देखे होंगे सवाल करे होंगे तो, और जब तक सवाल में ना कहे कि दिया हुआ पासा मानक पासा है, आप अपनी तरफ से इस बात को नहीं मान सकते हो कि दिया हुआ पासा मानक पासा है। और या आपके सामने इस तरीके से लेटर अंकित कर दे, तो लेटर अंकित करने पर आपको पता लगेगा कि दिया हुआ पासा कैसा पासा है, मानक पासा। हाँ बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम चलते हैं अपने सवालों पर। अब हम चलते हैं अपने सवालों पर। केस फर्स्ट, यानी कि यहां पर सबसे पहले केस फर्स्ट में बात करेंगे जब आपको केवल और केवल 1 डाइस का प्रश्न दे रखा हो, यानी कि एक पासे का प्रश्न दे रखा। जब 1 डाइस के प्रश्न की बात करेंगे तो यहां पर देखो जरा, कहा है कि किसी भी पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, तो 1 के विपरीत क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब एक बात मुझे बताना कि ये जो पासा है ना 1, 2 और 6, अगर ये किसी भी पासे की निकटवर्ती सतह हैं, तो क्या इनमें से कोई भी नंबर कभी किसी के विपरीत हो सकता है? अगर ये निकटवर्ती सतह है तो इनमें से कोई भी नंबर किसी के विपरीत हो सकता है? नहीं, यानी कि कोई भी नंबर विपरीत नहीं होगा। अच्छा, अगर 1, 3, 1, 2, 6 सामने वाली सतहों पर है, तो इसका मतलब है कि सर इसके पीछे वाली सतहों पर क्या होगा, 3, 4 और, अब बताओ क्या 3, 4, 5 कभी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां 1 लिखा है और इसके पीछे जो सतह हैं उनमें से 3, 4, 5 इन तीनों सतहों पर आए होगा। इसका मतलब है कि सर 1 के पीछे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। हमें ये क्लियर, इसका मतलब है 1, 2 और 6 के विपरीत में आपके कौन कौन से नंबर आएंगे, 3, 4 और 5। अगर आपसे यहां पर पूछे कि बताओ भैया 1 के विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 के विपरीत आपका है 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरीके से पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे सर 3, 4 और 5 में से जो है वो 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो आप कहेंगे 3, 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। और अगर तुमसे 3 के विपरीत पूछ लेगा तो 3 के विपरीत कह दोगे सर 1, 2, 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि आपको ऑप्शन अगर इतने टाइप से मिलेंगे तो आप इनमें से कौन कौन सा आंसर लगा। ऑप्शन बहुत सारे टाइप से बनाए जा सकते हैं और कभी भी आपके एग्जाम में बेसिकली देखा है कि ये 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कुछ ऑप्शन यहां पर लगाने की कोशिश की है। कि बेटा, हाँ क्यों? तो ये तो जनरल डाइस वैसे ही है बच्चे। अरे क्यों नहीं हो सकता भैया, विपरीत की बात कर रहे हैं कि 2 के विपरीत 5। अब हो सकता है कि तुम में से कोई बच्चा ये बात कह दे, बात सुनना मेरी, तुम में से कोई बच्चा ये बात कह दे कि सर 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 2 के विपरीत 5 हो जाएगा तो वो पासा मानक पासा हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहे हो? उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। अरे यार इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं, क्या समझ रहे हो तुम? ये देखो जरा, 1 और 6 कितना है, 7 है, और 5 और 2 कितना है, 7 है, 3 और 4 कितना, निकटवर्ती का, अरे भाई निकटवर्ती का 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जरा बात को समझो, अगर आप कह रहे हो कि 2 के विपरीत 5 नहीं होगा, अगर मैंने यहां पर 2 के विपरीत 5 रख दिया, ठीक है, अगर मैंने 2 के विपरीत 5 रख दिया और 1 के विपरीत अगर मैंने 3 ले लिया, और अगर मैंने यहां पर 6 के विपरीत मान लो कितना ले लिया, 4, तो क्या ये संभावना नहीं, ये भी संभावना बन सकती है। अब आप इसमें देख लो कि किसका किसका योग 7 है। 1 और 6 का योग 7 हो सकता है, 3 और 4 का योग, सॉरी 3 और 4 का इधर योग 7 हो सकता है। तो 2 ही सतह तो बन रही है कि 3 और 4 का योग 7 है। केवल 2 ही सतह तो वैसी बन रही, पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने दो, आपने जो पहले आगे से पढ़ रखा है वो सारी चीजें क्लियर होंगी, कम से कम चीजें वहां तक पहुंचने तो दो। तो भाई यहां पर जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत जो है वो आपका कौन सा नंबर होगा, 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा।
आप जानते हैं कि सर एक के विपरीत जो है वो 3, 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो अगर यहां पर कह रहा है कि एक के विपरीत 3, 4, 5 इनमें से कोई एक है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 3, 4, 5 में से कोई एक है, तो सबसे सटीक आंसर कौन सा है? 3, 4, 5। यानी कि यहां पर जो आंसर देने होंगे वो प्राथमिकता के आधार पर देने होंगे। यानी कि सबसे पहले अगर 1 डाइस का प्रश्न है तो सबसे पहले आप उस आंसर को चूज करोगे जहां पर तीनों नंबर जो है वो आपके दिखाई पड़ेंगे। यानी तीनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। अगर ये बात आपको दिखाई पड़ेगी तो वही जो है वो आप सबसे पहले वहां पर चूज करोगे, वही जो है वो सबसे पहले आप यहां पर चूज करोगे। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा टाइप जो आपका है, दूसरे टाइप में अगर बात करेंगे तो 3, 4, 5 और CND। अब यहां पर देखो मैं ना तो 3 को क्लिक कर सकता, अगर मैंने केवल 3 को क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि आंसर 4 नहीं हो सकता। अगर मैंने 4 को क्लिक कर दिया इसका मतलब 3 और 5 नहीं हो सकता। आप ये तो आपको पता है कि एक के विपरीत जो है वो आपका क्या होगा? 3, 4, 5। लेकिन आपको ये क्लियर थोड़ा ना पता है कि एक के विपरीत 3 ही होगा या एक के विपरीत 4 ही होगा या एक के विपरीत 5 ही होगा। हम ये बात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमें आंसर लगाना होगा वो क्या लगाना होगा? CND। यानी कि इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्या आएगा? CND। तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या लगाना है? सबसे पहले नंबर पर तीनों में से कोई एक आएगा और दूसरे नंबर पर आपको क्या लगाना है? CND। अब अगर ये दोनों अगर ऑप्शन में दिखें तो आपको पता है कि सबसे पहली प्राथमिकता किसे देनी है? 3, 4, 5 को। तो भैया हम ये नहीं कह सकते कि CND तो इन दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन हम ये बात तो निकाल सकते हैं कि 3 और 4 और 5 जो है वो इसके क्या होगा? अपोजिट में देखने को। इसके बाद अगर ये वाला नंबर आ जाए, अब यहां पर अगर आ गया तो मुझे बताओ कि अपोजिट में 3 या 4 में से कोई एक नंबर हो सकता है। अगर हमने पहले वाले को चूज कर लिया, अच्छा सीधी बात बताओ मैंने क्या कहा? पहली प्राथमिकता इसको दो, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो इसको दो। तो भैया ये वाला ऑप्शन में नहीं है, अगर ये वाला मिल जाएगा तो मैं किसको प्राथमिकता दूंगा? पहली CND को। तो मैं किसको प्राथमिकता दूंगा? CND को। ऑप्शन, हाँ लेकिन ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो आपके सामने ऑप्शन ऐसे बन जाए, आपके सामने ऑप्शन ऐसे बन जाए कि 1 या 3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बन जाए 3 या 4, और या फिर आपके सामने दो ऑप्शन बन जाए 6 या 4, या एक ऑप्शन आपके सामने बन जाए 2 या 3, ठीक है। जब तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके के 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो अब हमें क्या चूज करना है? तो देखो भाई मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा है कि अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आपको 3, 4, 5 रखना है, फिर आपको CND रखना है। अब जैसे देखो अभी इसका नंबर आएगा, लेकिन पहले इसको देखो, पांचवें वाले को देखोगे तो पांचवें वाले में यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। अच्छा 2 तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, आपको पता है 2 तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है। इसके बाद बचा है 3 और 4। अगर तुमने 3 को चूज किया तो इसका मतलब 4 आंसर नहीं होगा, आपने बता दिया। आपने 4 को चूज किया, इसका मतलब आपने कहा 3 आंसर नहीं होगा। तो अगर CND ऑप्शन में नहीं है, 3, 4, 5 ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरे नंबर पर जो हम प्राथमिकता देते हैं वो किसे देते हैं? नन ऑफ दीज को। यानी कि तीसरे नंबर पर जो हम प्राथमिकता देंगे वो किसे देंगे सर? नन ऑफ दीज को। अब देखो जब तुम अगला टाइप देखोगे ऑप्शन का छठा, जब छठा टाइप ऑप्शन का देखोगे, यहां सर देखो तुम जानते हो कि 2 कभी नहीं हो सकता भाई, एक के विपरीत क्या 2 हो सकता? नहीं। अच्छा एक के विपरीत कभी 1 भी नहीं हो सकता। अच्छा एक के विपरीत कभी 6 भी नहीं हो सकता। तो ये तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं यहां पर। सर बचा क्या है आपके सामने? 3। अब एक बात बताओ कि ना तो ऑप्शन में तीनों है, ना ही ऑप्शन में CND है, और ना ही ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो हमारे सामने लास्ट में ऑप्शन कौन सा बचा? 3। हाँ मजबूरी है हमारी कि हम मजबूरी में जो है वो इसको लगाएंगे। अब मजबूरी में यहां पर आपका 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। मान लो 3 की जगह 4 हो जाता तब भी आंसर इसी को लगाते, 5 हो जाता तब भी आंसर उसी को लगाते, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसी मजबूरी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले पे चलेंगे। सॉरी, सबसे लास्ट वाले पे देखो, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ये हम लोग जानते हैं भाई। अगर 6 नहीं हो सकता है तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? 3, 4, 5 को, फिर CND को, फिर नन ऑफ दीज को, फिर मजबूरी को। भैया ऊपर वाले तो तीनों है नहीं, ऊपर वाले तीनों नहीं है। अब मजबूरी में भी केवल अगर एक होता है ना तभी उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? तीनों।
यहां पर अगर तीनों हैं तो अब हम इसमें मजबूरी भी नहीं लगा सकते। जब मजबूरी भी नहीं लगा सकते तो एक पांचवी स्टेप आती है कि उस पासे को मानक पासा मान लो। अगर वो पासा मानक पासा मानने के लायक है तो, और अगर वो मानक, यहां पर देखो, यहां पर अगर ये पासा ना, अगर यहां पर ये पासा कुछ इस तरीके से दे रखा होता मेरे भाई, यहां पर अगर ये पासा कुछ इस तरीके से दे रखा होता, या फिर मान लो कि 4 5 6 के रूप में दे रखा होता, अगर यहां पर ये पासा कुछ इस तरीके से दे रखा होता तो हम इसको मानक पासा मानते और मान करके 1 के अपोजिट में 6 आंसर दे देते। लेकिन यहां पर जो पासा तुम्हें दे रखा है ना, क्या इस पासे को मानक पासा मान सकते हैं? नहीं। और अगर इस पासे को मानक पासा नहीं मान सकते हैं तो मेरे भाई मैंने ये इसीलिए रखे हैं कि जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं, और ये ऑप्शन जो है वो आपके क्या है, गलत हैं। इसका नंबर जो है वो सबको दिया जाएगा, इसका जो नंबर है ना वो सबको दिया जाएगा अगर ये पेपर में आ गया। तो आपको यहां पर 5 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले 3 4 5 को प्रायोरिटी देनी है, फिर सीएनडी को देनी है, फिर नन ऑफ दीज को देनी है, फिर मजबूरी को देनी है, फिर मानक पासे को देनी है। इसको जाना है चुपचाप जा सकता है, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी। यानी कि हमें इन पांचों में से किसी एक को जो है वो क्या करना है, चूज करना है। तो अब बताओ कि यहां पर जो आपको सवाल दे रखा और जो ऑप्शन दे रखे, इनमें से किसी बच्चे को कोई भी चूज करने में अगर दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बताओ बेटा। अगर बेटा इनमें से कहीं एक ऑप्शन, अगर जैसे ये अलग अलग आ रहा है, अगर कहीं एक ऑप्शन ऐसे आ जाए ना, तब तो फिर आपको मानने की आवश्यकता ही नहीं ना। अगर इनमें से कोई ऑप्शन एक ऐसा आ जाए तो फिर तो भैया हमें 3 4 5 आंसर देना ही देना है, क्योंकि फिर तो वो पहले वाली कंडीशन बनी रही है। फिर तो हमें इतना आगे जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर तो हम सीधे सीधे उसी को उठा के आंसर दे देंगे। हाँ बताओ बेटा। पांचवा वाला, पांचवें वाले में अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, अब देखो ये पांचवा वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत इसलिए है ना कि अगर मैंने आपसे कह दिया नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे यहां पर कहा है कि ना तो 3 है ना 4 है और आपका 5, मतलब जैसे कि यहां पर आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि 2 तो कभी आंसर हो नहीं सकता, तुम जानते हो। अच्छा 3 को अगर टिक कर लोगे तो तुम ये भी तो, फिर तुम्हारे सामने एक बात ये भी तो आ जाएगी कि सर 4 क्या नहीं है क्या, है ना। और अगर 4 को टिक कर लोगे तो क्या 3 नहीं है, 3 भी है। इन दोनों में से भी किसी को टिक नहीं कर सकते हो, तो लास्ट में हमारे सामने केवल एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, नन ऑफ दीज। इसीलिए हम इसको टिक करते हैं। हाँ जी, जागृत की कंडीशन है 3 4, अरे उसका मतलब तो एक ही हो गया 3 4 5। मैं आपसे कह रहा हूं, तुमने अगर कहा कि यहां पर 3 4 या सीएनडी हटा दिया, यहां पर क्या रख दिया, तो एक बात बताए ना कि जो कंडीशंस मैंने बनाई हैं, कंडीशन उसी हिसाब से बनेगी, आपकी मर्जी के हिसाब से कंडीशन थोड़ा बनेगी कि आपकी अपनी मर्जी के साथ। अब इनके कहने का मतलब है कि यहां से सीएनडी हटा दो, इनके कहने का मतलब यहां से सीएनडी हटा दो। अब 3 4 भी आंसर है और 4 5 भी आंसर है, तो भैया इसमें एक तीसरा ऑप्शन जरूर होगा, चौथा, जिसमें 3 4 5 आपको दे रखा होगा। कंडीशन आप अपनी मर्जी से मत बनाओ, मैंने बहुत कोशिश करके इतनी कंडीशन बनाई है, ठीक है, बाकी मिलेंगी नहीं, इसलिए अपनी मर्जी से मत बनाने की कोशिश करो कि हमारी मर्जी के अनुसार चीजें हो सकती हैं। हाँ जी सुनील। हाँ क्या करे बेटा, हाँ अगर यहाँ 6 रख दो तो फिर हमें आंसर वो करना पड़ेगा 3, लेकिन वो उस बेसिस पर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम इसी के जैसा है, ठीक है, सेम सवाल है। मैं आपको एक सवाल और बता दे रहा हूं, फिर आगे वाला सवाल आप अपने आप से घर से कर लेना और फिर आगे बढ़ेंगे। एक पासे में 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं, तो 1 के विपरीत क्या होगा। अच्छा आप सभी जानते हैं कि 1 2 और 3 ये आपके हमेशा एक साथ चलेंगे, 1 2 3। इनके विपरीत में आपके जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे सर, 4 5 और 6। इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, क्या 1 2 3 कभी किसी के विपरीत हो सकते हैं? नहीं। इनके पीछे जो नंबर है आपके 4 5 6, वही इनके विपरीत आ सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि सर 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 के विपरीत जो है वो आपको 4 5 6 में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहां पर देखेंगे,
अब अगर हम यहां पर देखेंगे कि 1 के विपरीत जो है वो आपको 4 5 6 में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, तब अब हमारे सामने मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी किसको जाएगी, 4 5 6 को जाएगी, फिर इसके बाद सीएनडी को जाएगी, फिर इसके बाद हम नन ऑफ दीज को लेंगे, और फिर इसके बाद में हम लास्ट में जाके मजबूरी को लेंगे, और लास्ट में जाके अगर नहीं बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, मानक पासा जो है वो आपका मान लेंगे। और ये केस बहुत कम बनता है, मैं आपको बताऊं तो तीसरा वाला, आपको ये चारों तो देखने को मिलते हैं और चारों देखने को मिले भी हैं, लेकिन तीसरा वाला केस बहुत ही रेयर केसेस में आता, बहुत मुश्किल से, लेकिन केवल बना दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले वाला ऑप्शन देखोगे, पहले वाले ऑप्शन में आपको कहीं 4 5 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सीएनडी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नन ऑफ दीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लास्ट में आपको यह भी पता है कि 1 के अपोजिट में कभी भी 2 3 नहीं हो सकते, 1 के अपोजिट में कभी 2 नहीं हो सकता, और 1 के अपोजिट में कभी 1 नहीं हो सकता, तो सर मजबूरी में बचा क्या है, 4। अच्छा, यहां पर देखोगे डी, तो डी में अगर देखोगे तो सीधी सी बात है कि अगर 4 5 6 है तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, 4 5 6। अच्छा, अगर यहां पर देखेंगे तो अब मुझे बताओ कि मैंने कहा कि या तो तीनों होने चाहिए, और तीनों के बाद अगर दूसरा मिलेगा तो आंसर हम किससे टिक करेंगे, सीएनडी। यानी कि यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सीएनडी। ठीक है, तो अगर आपका 1 डाइस का प्रश्न है, और अगर उसमें आप देखो, अब इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर 1 डाइस का प्रश्न है तो एक तो आपसे अपोजिट नंबर पूछेगा, दूसरा पासे की दूसरी स्थिति पूछेगा। तो अपोजिट निकालना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन पासे की दूसरी स्थिति निकालना अभी आपने नहीं सीखा। तो इसके बाद अगर इसमें देखो सवाल, इसमें किसी को दिक्कत है ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो हम अगला सवाल देखते हैं वो भी सेम इसी के जैसा है, और जब इसी के जैसा है तो मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप आराम से घर से कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ये भी सवाल, और इसके बाद चौथे नंबर का सवाल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें है क्या ना, देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें अंक अंकित ना करके प्रतीक चिन्ह अंकित कर दिए गए हैं। अब यहां पर देखो @ और हैशटैग, सॉरी डॉलर और हैशटैग, ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो इन तीनों के जो अपोजिट में आएगा वो कौन सा होगा आपका, कॉपीराइट, परसेंटेज और त्रिभुज, ये आएंगे ना। अब आपसे पूछा क्या है कि बताओ परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, तो सर परसेंटेज के विपरीत क्या हो सकता है, @ डॉलर, और ये अपोजिट में हो सकते हैं। अब आप अपने ऑप्शन इसी के अनुसार चूज कर लोगे। ठीक है, मैंने वो आपको बता दिया है। अब यहां पर मैं 2 सवाल आपके सामने और रखूंगा, तब आज की क्लास खत्म होगी। अभी तक आपने जब 1 डाइस दे रखी हो तो उसमें आपने विपरीत निकालना सीखा। अब 1 डाइस दे रखी हो तो दूसरी डाइस कौन सी संभव हो सकती है, अब आपको ये निकालना है कि दूसरी डाइस कौन सी संभव हो सकती है। जरा इसका आंसर निकालो, मैं 1 मिनट में आया अभी। देखो 5वां प्रश्न क्या है, अभी तक आपने केवल और केवल विपरीत निकाले थे। अभी तक आपने क्या निकाले, विपरीत, और हर विपरीत में आपके सामने संभावना दे रखी थी, हर विपरीत में आपके सामने संभावना दे रखी थी, क्लियरिटी के साथ आपने पता नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि अगर प्रश्न में पासे की एक स्थिति दी गई है तो पासे की दूसरी स्थिति क्या है। 2 स्थितियां दी होती हैं, तीसरी स्थिति तो हमने खूब निकाली है, लेकिन जब एक स्थिति दे रखी है तो दूसरी स्थिति कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा, दूसरी स्थिति निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, अच्छा अगर हम तीसरी स्थिति निकालते हैं तो वो ऐसी तो निकालते हैं कि सबसे पहले विपरीत कृत करते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो भैया यहां पर अगर हम विपरीत देखेंगे तो 1 2 3 आएगा, और उसके विपरीत में क्या आएगा, 4 5 और 6 आएगा। आपको पता है कि 1 के विपरीत भी 4 5 6 हो सकता है, 2 के विपरीत भी 4 5 6 हो सकता है कुछ भी, और 3 के विपरीत
अब अगर हम अब यहां पर जब आपको विपरीत पता लगता है तो आप यही तो पढ़ते हो कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। अब जरा यहां पर देखो, एक के साथ में 2 और 3 ये बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कोई विपरीत नंबर है क्या? अच्छा, इसको देखो, इसको, लेकिन ये आंसर हो सकता है क्या हमारा? क्यों? ऊपर भी तो वही लिखा है, नीचे भी वही लिखा है। तो अगली स्थिति ये कहां से है पासे की? तो सेम स्थिति होगी ना। अगर सेम होगी तो ये तो आंसर कभी है ही नहीं हमारा। अच्छा, यहां पर देखो, अच्छा, एक के अपोजिट में कभी भी 3 नहीं हो सकता ना, एक के साथ में 3 मिलेगा और यहां भी एक के साथ में 3, लेकिन एक के अपोजिट में 4 तो होने की संभावना है ना, और 3 के अपोजिट में भी 4 होने की संभावना है। अगर एक के अपोजिट में 4 और 3 के अपोजिट में 4 होने की संभावना है तो क्या हमारा ये आंसर हो सकता है? अच्छा, एक बात और बताओ कि अगर यहां पर एक को ही पकड़ लो, सर एक के अपोजिट में कभी 2 नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन सर एक के अपोजिट में 5 होने की संभावना है ना, आप कहोगे बिल्कुल है सर। अच्छा, 2 के अपोजिट में 5 होने की संभावना है, सर एक के अपोजिट में भी 5 होने की संभावना, 2 के अपोजिट में भी 5 होने की संभावना, तो क्या ये भी आंसर हो सकता है? अच्छा, लास्ट में जब जाएंगे और लास्ट में पहुंचेंगे, सर इस एक को पकड़ेंगे, एक के साथ में कभी अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, लेकिन सर एक के अपोजिट में 5 होने की संभावना है, बिल्कुल है, और 3 के अपोजिट में भी 5 होने की संभावना, यानी कि यहां पर तीनों में एक ही जैसी स्थिति बन रही है। और जब तीनों में एक ही जैसी स्थिति बन रही है, अगर इस ऑप्शन को हटा के और इसकी जगह पर मैं एक नया ऑप्शन रख दूं CND, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा मेरा कैन नॉट डिटरमाइन। अगर इसको हटा के यहां पर आंसर रख दूं CND तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट। लेकिन अब यहां पर ये ऑप्शन में है नहीं, जब नहीं है ना तो याद है ना कि उस पासे में सबसे लास्ट कंडीशन होती है कि दिया हुआ पासा मानक पासा मान लिया जाए। आंसर तो देना ही है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं और कुछ भी, तो दिया हुआ पासा मानक पासा मान लिया जाए। और भैया क्या इसको मानक पासा मान सकते हैं? हाँ गुरुजी, इसको मानक पासा मान सकते हैं। और अगर इसको मानक पासा मान लिया जाएगा तो सर जी यहां 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहां 3 और 4 7 हो जाएगा, तो ये दोनों कभी आंसर नहीं हो सकते। और यहां मानक पासा मान लिया जाएगा तो ये भी आपका मानक पासा ही तो फिर राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी कि पासे की अगर अगली स्थिति निकालनी है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें जिस प्रकार की स्थितियां मिल रही हैं विपरीत के अनुसार हमारा कोई भी आंसर निकल के नहीं आ रहा है। और अगर यहां पर CND होता तो आंसर हम CND में देते, लेकिन CND नहीं है तो हमें उस पासे को क्या करना पड़ेगा? मानक पासा मानना पड़ेगा, और मानक पासा मान करके हमें आंसर। अगला सवाल देखो, इसमें कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? अगला देखो इसी के जैसा, कह रहे कि प्रश्न में पासे की एक स्थिति दी गई है, जो पासे की दूसरी स्थिति क्या संभव होगी? पासे की दूसरी स्थिति क्या संभव होगी? आप सभी जानते हैं कि सर 1 6 और 2 ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके अपोजिट क्या हो सकता है? 4 5 और 3 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे, सर यहां 1 है ना, आप बताओ क्या 1 के अपोजिट कभी भी सर 2 हो सकता है? लेकिन 1 के अपोजिट भी 3 हो सकता है, और 2 के अपोजिट भी क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और यहां देखो, अगर मैं बात करूंगा, क्या यहां पर आपका अगर आपने 3 ले लिया तो 3 के अपोजिट कभी भी 4 हो सकता है? साथ में बैठे नहीं हो सकता, लेकिन 3 के अपोजिट भी 6 हो सकता है और 4 के अपोजिट भी। उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें जब देखोगे कि आपका सर 1 के अपोजिट में आपका क्या हो सकता है? 5 होने की संभावना है, और 1 के अपोजिट में 4 होने की। और यहां पर अगर देखेंगे तो क्या 1 के अपोजिट कभी भी 3 हो सकता है? नहीं, तो 1 के अपोजिट में 5 होने की संभावना है, सॉरी 1 के अपोजिट में 5 होने की संभावना है, और 3 के अपोजिट में भी 5 होने की। अगर यहां पर सॉरी
यहां पर अगर देखेंगे तो 1 के अपोजिट जो है वो 3 होने की संभावना है, और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो 1 के अपोजिट 5 होने की भी संभावना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हर जगह आपको जो है वो उसी प्रकार से चीजें प्राप्त यहां पर भी, बट इसमें क्या हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा? अगर देखो सबसे लास्ट कंडीशन केवल एक ही तो बचती है, कौन सी? जिसमें हम मानक पासा मान लें। भाई अगर तुम कहो कि किसी, क्योंकि इसमें 4 की चारों में सेम कंडीशन बन रही है, 4 की चारों में क्या बन रही है? सेम कंडीशन ही तो बन रही है। अगर 4 की चारों में सेम कंडीशन बन रही है मेरे भाई, पीछे वाले सवाल की तरह देखना, अगर तीनों में सेम कंडीशन बन रही है और अगर ऊपर वाला पासा मानक पासा मानने लायक नहीं है तो 100% एक ऑप्शन सी। और यहां पर भी आपकी चारों में एक जैसी स्थिति बन रही है और ऊपर वाला पासा मानक पासा मानने के लायक नहीं है, और मानक पासा, क्योंकि इसमें अगर मानक पासा मानने लायक होता तो ये सारे आंसर हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहां पर किसी में योग 7 हो रहा है क्या, तब भी सारे आंसर हो जाते, और ऐसे। अच्छा इसमें हो रहा है 7, केवल इसमें ही तो हो रहा है ना, इसमें 7 हो रहा तो ये आंसर नहीं होता, लेकिन बचे हुए 3 तो आंसर हो जाते ना। तो अगर मानक पासा मानने लायक होता तो 3 आंसर होते, और नहीं मानने लायक है तो चारों आंसर है। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप इसमें एक ऑप्शन 100% ऐड कर लें, कौन सा? सी एंड डी। एक ऑप्शन अगर दिया हुआ पासा मानक पासा मानने लायक नहीं है तो 100% एक ऑप्शन आपको क्या दे रखा होगा? सी एंड डी। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? तो यहां तक अब जब आगे बढ़ोगे ना तो आगे आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो 2 डाइस के मिलेंगे, आगे मिलेंगे 2 डाइस के प्रश्न। और यहां पर हमारा केवल अभी पहला केस जो है वो कंप्लीट हुआ है, कल हम दूसरा कंप्लीट कर देंगे। कम से कम 5 क्लासें तो लगेंगी एक एक केस को कंप्लीट करने में। तो जो पहली क्लास थी इसमें हमने देखा है कि 1 डाइस के प्रश्न में हम विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं और पासे की दूसरी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। और सबसे पहली और बड़ी बात है ना, ये मैं आपको कल भी बोला और आज भी बोलता हूं कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, एक बार उस चैप्टर के नोट्स जरूर बना लो, और साथ ही साथ ये भी कर लो ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी है। तो आगे की क्लास जो है वो आपकी कल से कंटिन्यू होगी, और कल से मैं कोशिश करूंगा कि 1:30 बजे जो है वो आपकी वो क्लास भी कंटिन्यू कर दी जाए। आज नहीं होगी, कल ही होगी।